नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम समझेंगे क्लास 10th कोर्स बी हिंदी का गद्यखंड का एक चैप्टर बड़े भाई साहब, और जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो इस वीडियो में हम इस पाठ का सारांश समझेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ का पाठ परिचय देखेंगे कि इस पाठ में क्या है। तो ये जो पाठ है बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक शिक्षाप्रद कहानी है, जो दो भाइयों के रिश्ते, कर्तव्य और अनुभव के महत्व को दर्शाती है। जहाँ बड़ा भाई खुद बार बार फेल होने के बावजूद भी छोटे भाई को जीवन की सही राह दिखाता है और उसे घमंड छोड़कर पढ़ाई और जीवन के व्यवहारिक ज्ञान के बीच संतुलन बनाना सिखाता है, क्योंकि केवल किताबें ज्ञान नहीं देती बल्कि अनुभव और कर्तव्य निष्ठा भी जरूरी है। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। ये कहानी दो भाइयों की कहानी है। एक बड़े भाई साहब है और एक उनके छोटे भाई जो खुद लेखक है। बड़े भाई साहब जो है वो थोड़े ही बड़े हैं, लेकिन लोग उनसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। जैसा कि बड़ा जो भी भाई या बहन घर में होता है ना, तो उससे बहुत सारी उम्मीदें रहती है कि वो ऐसा व्यवहार करे जो जिसे देखकर छोटे भी उसको फॉलो करें। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ ऐसा है यहाँ पे। खुद भाई साहब भी चाहते हैं कि उनका व्यवहार छोटे भाई के लिए एक मिसाल बने। वे लेखक से 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 कक्षा ही आगे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बड़ा भाई है वो 5 साल लेखक से बड़ा है, लेकिन फिर भी कक्षा अगर क्लास देखा जाए तो वो 3 क्लास ही उनसे आगे है, क्योंकि वे हर कक्षा को अच्छी तरह से समझना चाहते थे। इसलिए कभी कभी एक कक्षा में 2 या 3 साल भी लगा देते थे। तो कारण था कि बड़े भाई साहब के फेल हो जाया करते थे, जिसकी वजह से एक ही क्लास में उनको 2 या 3 साल लग जाते थे। ठीक है, वे हमेशा किताबों में डूबे रहते थे। हाँ, तो वो पढ़ाई करते थे, ऐसा नहीं, बड़े भाई साहब ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करते थे, किताबें में ही डूबे रहते थे। किताबें मतलब उनका एक जो टाइम टेबल था वो उसको मेंटेन करते थे। लेकिन फिर भी वो कभी कभी ऐसा होता था कि किसी क्लास में वो फेल हो जाते थे, जिसकी वजह से उनको 2 या 3 साल एक ही क्लास में रह जाना पड़ता था। फिर देखिए, लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। ठीक अपोजिट था लेखक, उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह 1 घंटे भी पढ़ ले तो उसे पहाड़ चढ़ने जैसा लगता था। यानी लेखक अगर 1 घंटा भी बैठ के पढ़ ले तो उसे लगता था कि वो कितना पढ़ लिया। ठीक है, जैसे ही मौका मिलता वो खेलने चला जाता। लेकिन जैसे ही वो कमरे में वापस आता और जब खेल के वो वापस आता तो भाई साहब का गुस्सा देखकर वो डर जाता। भाई साहब उसे डांटते और कहते कि वह उनसे कुछ नहीं सीखता। भाई साहब कहते कि सब बोलते हैं कि बड़े भाई को फॉलो करते हैं सब, है ना, तो मैं तो पढ़ता हूँ लेकिन तुम खेलने चले जाते हो। ठीक है, तो कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ नहीं सीखते और खूब डांट लगाते। अगर उसे ऐसा ही समय खराब करना है तो वह घर चला जाए और वहाँ मज़े से खेलता रहे। यार इस लाइन से पता चलता है कि दोनों ही भाई घर से दूर हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, तो वो जब भाई साहब डांटते तो कहते कि अगर तुम्हें खेलना ही है तो तुम घर चले जाओ और वहीं पे खेलते रहो, कम से कम दादाजी की मेहनत की कमाई तो बर्बाद नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से डांटते। आगे देखिए, भाई साहब बहुत अच्छे उपदेश देते थे, उनकी बातें दिल को छूती थी, लेकिन उनका असर ज़्यादा देर तक लेखक के दिमाग में नहीं रहता था। लेखक हर बार सोचता, जब भी उनको भाई साहब डांटते, लेखक सोचता कि अब वो खूब मन लगा के पढ़ेगा और एक समय सारणी यानी टाइम टेबल बनाएगा, लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल था। तो लेखक जब ये फील करता कि वो अच्छे से पढ़ेगा और एक टाइम टेबल बनाएगा, वो बनाता भी, ठीक है, लेकिन उसको वो फॉलो नहीं कर पाता। तो जब वार्षिक परीक्षा हुई, भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास होकर अपनी कक्षा में प्रथम आया। अब दोनों के बीच केवल 2 क्लास का ही अंतर रह गया था। इससे लेखक को घमंड हो गया। तो जब लेखक ने देखा कि अब तो 2 क्लास का अंतर रह गया है ना, और भाई साहब फेल हो गए और मैं फर्स्ट आया, तो लेखक को थोड़ा घमंड हो गया और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। भाई साहब ने लेखक को समझाया कि आगे की कक्षाएं बहुत कठिन है। तो भाई साहब उसको समझाते हैं कि तुम घमंड नहीं करो, क्योंकि आगे की जो क्लासेस हैं वो और ज़्यादा कठिन है, जहाँ पे अलजबरा, ज्योमेट्री, इतिहास ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। परीक्षा में समय की पाबंदी जैसे विषय पर लंबा निबंध भी लिखना होगा। ठीक है, और जैसी क्लासेस बढ़ती है तो उस पर निबंध या फिर क्वेश्चन आंसर भी जो होते हैं वो काफ़ी थोड़े टफ हो जाते हैं। तो इस तरह से लेखक के भाई साहब लेखक को समझाते हैं।
लेखक सोचने लगा कि जब वो पास होकर भी भाई साहब इतना डांटते हैं तो अगर वो फेल हो जाता तो शायद जान ही ले लेते। फिर लेखक सोचता है अपने मन में कि मैं जब पास हो जाता हूँ, भाई साहब फेल होते फिर भी मुझे डांटते हैं, है ना, तो अगर मैं फेल हो जाऊँ तो मेरी जान ही ले ले। फिर भी उसे पढ़ाई में कोई खास रुचि नहीं हुई। उसे तो खेल कूद का हर मौका भाता था। वह बस इतना पढ़ता कि कक्षा में उसे शर्मिंदगी न हो। ठीक है। एक दिन लेखक भोर का सारा समय खेल में बिता कर लौटते हैं और फिर भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा और कहा, अगर कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया है तो यह जान लो कि बड़े बड़े आदमी का घमंड नहीं टिक पाया, फिर तुम्हारी क्या हस्ती है। तो लेखक कहता है कि अगर तुमको घमंड हो गया है अपने ऊपर तो ये जान लो कि बड़े बड़े आदमी का भी घमंड नहीं रहा, तो तुम्हारी घमंड कहाँ टिकने वाली है। बहुत सारे उदाहरण लेखक देते हैं, बड़े भाई साहब लेखक को देते हैं और चिताते हैं कि आगे की जो क्लासेस है वो इससे ज़्यादा कठिन है। ठीक है। इस तरह से निबंध लेखन को उन्होंने समय की बर्बादी बताया और कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल का समय निकट था, यानी कि स्कूल का टाइम होने वाला था, इसलिए लेखक को और कुछ सुनना नहीं पड़ा। वो जल्दी से तैयार होते हैं और फिर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद लगा। इतना डांट सुनने के बाद लेखक को उस दिन खाने में कोई स्वाद नहीं लगा। इतना सुनने के बाद भी लेखक की अरुचि पढ़ाई में बनी रही। ठीक है। लेखक का रुचि फिर भी पढ़ाई में नहीं हुआ और वो खेल कूद में वैसे ही शामिल होते रहे जैसे पहले होते थे। फिर से सालाना परीक्षा हुई। भाई साहब फेल हो गए और लेखक पास। अब हो गया कि एक कक्षा का अंतर हो गया दोनों के बीच। बड़े भाई साहब ने अत्यधिक परिश्रम किया था और लेखक ने तो ज़्यादा नहीं किया था। लेखक को अपने बड़े भाई साहब पर दया आ रही थी। जब नतीजा सुनाया गया तो रो पड़े। अब एक ही कक्षा में 2 बार फेल होने के बाद जब भाई साहब को नतीजा सुनाया गया कि वो फेल हो गए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसे रोते हुए देखकर लेखक भी रोने लगा। पास होने की खुशी लेखक की आधी हो गई। चूंकि लेखक पास हो गया था लेकिन उसके भाई भैया रो रहे थे तो उसकी पास होने की जो खुशी थी वो आधी हो गई। अब उनके बीच केवल 1 दर्जे यानी 1 क्लास का अंतर रह गया था। लेखक को लगा कि यह उनके उपदेशों का ही असर है कि वे दनादन पास होते जा रहे हैं। अब लेखक को यह रियलाइज होता है कि भाई साहब के डांटने और समझाने का ही नतीजा है कि वो पास हो जा रहे हैं लेखक। ठीक है। अब भाई साहब नरम पड़ गए। अब भाई साहब भी थोड़ा नरम पड़ गए कि मैं इसको डांटता हूँ लेकिन मैं ही फेल हो जाता हूँ, तो उन्होंने लेखक को डांटना बंद कर दिया। अब लेखक के मन में यह धारणा बन गई। अब लेखक सोचने लगा, जैसे कि पहले ही हमने पढ़ा कि लेखक कभी कभी सोचता था जब उसके भाई साहब डांटते थे तो कि नहीं मैं बहुत मन लगा के पढ़ूंगा, लेकिन उसे वो फॉलो नहीं कर पाता था। ठीक यहाँ पे भी लेखक को बुरा लगता है। लेखक को ये रियलाइज़ भी होता है कि भाई साहब की डांटने की वजह से ही वो दनादन पास हो रहा है। ठीक है। तो उस वक्त उसे दुख हुआ, लेकिन फिर से उसके मन में यही हो गया कि वो पढ़े या ना पढ़े पास तो वो हो ही जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, एक दिन संध्या के समय लेखक हॉस्टल से दूर कनकौवा लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे। यहाँ कनकौवा यानी कि पतंग। तो शाम के समय लेखक हॉस्टल से दूर पतंग लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे, तभी उनकी मुठभेड़ बड़े भाई साहब से हो गई। तो जब वो पतंग पकड़ने के लिए कट रही थी, पतंग उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, तो रास्ते में उनकी भेंट हो गई बड़े भाई साहब से। अब वे लेखक का हाथ पकड़ लेते और गुस्सा होकर बोलते हैं। अब यहाँ पे तो लेखक रंगे हाथों पकड़े गए। अब भाई साहब ने लेखक का हाथ पकड़ा और गुस्से से बोले कि तुम 8वीं कक्षा में आकर यह काम कर रहे हो। एक जमाने में 8वीं पास कर नायाब तहसीलदार हो जाते थे। अब भाई साहब उसे डांटना शुरू कर दिए कि तुम क्लास 8 में आ गए हो, अब तो पढ़ाई में मन लगाओ। एक जमाना था जब 8वीं पास करने के बाद तहसीलदार बन जाया करता था, कोई लीडर बनता था, तो कोई समाचार पत्र संपादक भी 8वीं पास हो जाता था, परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो। ठीक है। फिर भाई साहब लेखक को डांटते हुए कहे कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने ही आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है। और समझाने का अधिकार भी। तो बात सही है, चाहे कोई कितना भी अच्छे से पढ़ ले लेकिन फिर भी उनसे जो बड़े हैं उनका तजुर्बा और उसमें बहुत अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे भाई साहब लेखक को ये बात समझाते हैं। उन्होंने लेखक को अम्मा दादा का उदाहरण देकर भी समझाया। उन्होंने लेखक को अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाए परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी हम नहीं कर सकते।
वे बीमारी से लेकर घर के कामकाज तक में हमारे से ज़्यादा अनुभव रखते हैं। ये भी बात सही है ना। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्तक हो गए और उन्हें अपनी लघुता का अनुभव हुआ। तो इस सारी बातें सुनकर लेखक को बहुत बुरा लगा, ठीक है, और उनको अपनी गलती का एहसास भी होता है। इतने में ही एक कनकौवा उन लोगों के ऊपर से गुजरा। बस इस तरह से ही जब भाई साहब डांट रहे होते हैं लेखक को और लेखक को रियलाइज़ होता है, तब तक एक देखते हैं कि एक पतंग उनके ऊपर से गुजरा। चूंकि बड़े भाई साहब लेखक से लंबे थे तो उन्होंने क्या किया, पतंग की डोर को हाथ बढ़ाकर पकड़ ली, ठीक है, और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागे। पकड़ने के बाद वो हॉस्टल की तरफ भागने लगे और लेखक भी उनके पीछे पीछे भागे जा रहे थे, ठीक है। तो दोनों में सुलह हो गई और फिर दोनों एक साथ खेलने लगे। तो इस तरह से हमने देखा कि बड़े भाई साहब जहाँ एक तरफ लेखक को डांटते हैं उनकी, ताकि वो अच्छी पढ़ाई करे, ठीक है, और दूसरी तरफ उनके साथ मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत रूड है, बहुत क्रूर है, नहीं, वो लेखक के साथ जो प्यार का व्यवहार भी निभाते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को इस कहानी का सारांश अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।